अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर हसन बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की जुनूबी रियासत कर्नाटका में होने वाले इंतखाबात और उनमें होने वाली बीजेपी और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जी की शिकस्त को। कर्नाटका की रियासत में मैसूर का इलाका भी शामिल है और ये इलाका हमारे यहाँ सुल्तान टीपू की वजह से मशहूर है। इसके अलावा कर्नाटका में तकरीबन 13 से 14% मुसलमान आबादी भी है और भारत के अक्सर इलाकों के बरक्स कर्नाटका में रहने वाले मुसलमान खुशहाल हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनके बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं। इसके अलावा इस रियासत से बहुत सारे मुसलमान गल्फ़ की रियासतों में मुलाजमतें वगैरह हासिल करने में भी कामयाब रहे, जिस वजह से यहाँ पर मुसलमानों की जो मुआशी सूरत हाल है और तालीमी सूरत हाल है वो कुछ बेहतर है। तो अभी जो है वो काफ़ी इस बात का गलगला बरपा है कि कर्नाटका में बीजेपी, जिसकी इस इलेक्शन से पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी कर्नाटका में, तो बीजेपी की गवर्नमेंट के बावजूद इन इलेक्शन में बीजेपी की इबरतनाक शिकस्त और कांग्रेस की फतह से कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ऐसे लगता है कि मोदी जी का सूरज गुरूब होने को है और बीजेपी एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पर है। अगर हम इलेक्शन का ठंडे दिल से लेकिन तज्जिया करें तो ये बात कुछ बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले तो जायज़ा लेते हैं कर्नाटका में होने वाले पहले जो इलेक्शंस हुए इस रियासत में, पिछले 3 इलेक्शंस, उनमें क्या हुआ और इस इलेक्शन में क्या हुआ। अब इस इलेक्शन को अगर हम देखें तो इलेक्शन जीता कांग्रेस ने, 135 सीट्स उन्होंने हासिल की, लेकिन उनका जो वोट्स का शेयर था वो 43% था। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी को सिर्फ 66 सीट्स हासिल हुई, लेकिन उनका जो वोट का शेयर था वो 36% था। अब पिछले इलेक्शन पर आ जाते हैं। पिछला इलेक्शन 2018 में हुआ था और उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कर्नाटका में बनकर उभरी थी और उसको 104 सीट्स मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 80 सीट्स मिली थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी की पिछले इलेक्शन में भी तकरीबन 36% वोट ही थे, जबकि कांग्रेस के 38% वोट थे। जो तीसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स है कर्नाटका में, उसका नाम है जनता दल सेकुलर पार्टी। जनता दल सेकुलर पार्टी ने लेकिन जो है उसकी फॉर्चून्स में काफ़ी डिफरेंस आया। अगर हम देखें 2023 में तो जनता दल को सिर्फ 19 सीटें मिली और इनके कोई 13% वोट थे, जबकि 2018 में इनके तकरीबन 18% वोट थे और इनकी सीटें 37 थी। तो बेसिकली कांग्रेस का शेयर जंप कर गया 5% वोटिंग का और जनता दल का शेयर जो है वो स्लम्प कर गया 5%, और इस वजह से कांग्रेस 43% पर भी आ गई और सीट्स की भी बहुत बड़ी तादाद जीतने में कामयाब हो गई। पीछे अगर आ जाएं तो 2013 में बीजेपी का वोट शेयर टोटल 20% था, जब मोदी जी इक़्तिदार में नहीं आए थे, और उससे पिछले वाले इलेक्शन में 2008 में बीजेपी का वोटिंग शेयर 34% था। तो एक चीज़ नज़र आती है कर्नाटका में कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। कुछ लोग पाकिस्तान में केपीके के बारे में भी ये बात कहते हैं, जो पीटीआई के दौर में पहली दफ़ा गलत साबित हुई कि केपीके में कोई गवर्नमेंट दोबारा री इलेक्ट नहीं हुआ करती। कर्नाटका में भी हालिया ये देखा गया है कि उसमें कोई गवर्नमेंट दोबारा री इलेक्ट नहीं हो रही। 2008 में बीजेपी 34% वोट लेकर जीती, लेकिन 2013 में बीजेपी 20% वोट पर आ गई। लेकिन उसके बाद डिस्पाइट द फैक्ट कि बीजेपी ने काफ़ी सीटें लूज़ की हैं, इंटरेस्टिंगली बीजेपी ने अपना वोट शेयर या पॉपुलैरिटी लूज़ नहीं की। बीजेपी की हार की जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है वो ये है कि जो जनता दल का वोट था वो बहुत ज़्यादा कांग्रेस की तरफ गया है। बेसिकली जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि बीजेपी के वोटर ने तो बीजेपी को ही वोट दिया है मोस्टली, लेकिन जो जनता दल का वोटर था उसने इस दफ़ा कांग्रेस को वोट दिया। इसमें जो है एक करिश्मा नज़र आया राहुल गांधी साहब का, जिन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसका इम्पैक्ट बताया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स जरा इस दफ़ा ज़्यादा जहानत और अच्छी हिकमत अमली से चलाई। फिर मुसलमानों की फुल सपोर्ट इस दफ़ा उन्हें हासिल रही। 88% मुसलमानों के वोट कांग्रेस को पड़े। इस वजह से भी एक स्विंग नज़र आया कांग्रेस की तरफ, और बीजेपी जो है वो क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है तो बीजेपी अपने वोट्स तो ले गई लेकिन सीट्स नहीं ले सकी क्योंकि उसको कांग्रेस ने क्रॉस कर लिया। अब अगर हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो हुआ ये था कि 2018 में बीजेपी की 104 सीटें तो थीं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे किया था कि कांग्रेस ने जनता दल के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी।
1 साल ये गवर्नमेंट चली, उसके बाद जोड़ तोड़ की सियासत के नतीजे में ये गवर्नमेंट टूट गई जब बीजेपी वालों ने साजिशें करके काफ़ी सारे मेंबर्स ऑफ असेंबली तोड़ लिए। तकरीबन 17 मेंबर्स ऑफ असेंबली ने इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी पार्टी बदल ली और फिर बीजेपी की तरफ से वो इलेक्शन लड़े और फिर इस तरह बीजेपी मज़ीद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई और उन्होंने कर्नाटका पर 4 साल हुकूमत की। फिर एक और जो चीज़ इंटरेस्टिंग रही इलेक्शन के बैकड्रॉप में, वो हिजाब वाला मसला था। कर्नाटका में मुसलमान लड़कियों के हिजाब करने पर पाबंदी आयद कर दी थी बीजेपी की गवर्नमेंट ने तालीमी अदारों में, और इस सिलसिले में कोर्ट में केस भी किया गया, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया कि इस पाबंदी को खिलाफ कानून करार नहीं दिया जा सकता। अब मुसलमान वहाँ पर तालीम याफ्ता भी हैं, मुसलमान ख़वातीन भी तालीम के मैदान में आगे बढ़ रही हैं, तो इस चीज़ का मुसलमानों में एक बड़ा नेगेटिव रिएक्शन अंडरस्टैंडेबली आया। इसके अलावा जो सेकुलर लोग थे कर्नाटका में, उन्होंने भी इस चीज़ को बुरा माना और कांग्रेस ने इस कॉज को कुछ जो है वो चैम्पियन किया, हिजाब की कॉज को भी, उससे भी उन्हें मुसलमानों में कुछ गुडविल मिली। और अभी इवन कांग्रेस की जो वाहिद मुसलमान मेंबर ऑफ असेंबली मुंतखब हुई हैं कनीज़ फातिमा, उन्होंने इलेक्शन की जीत के बाद ये ऐलान भी किया कि हम हिजाब बैन को ओवरटर्न करेंगे। तो इस तरह कांग्रेस को एक तरफ मुसलमान वोट बहुत सॉलिडिफाई हो गया और अपनी सेकुलरिस्ट पॉलिसी और एक एंटी हिंदुत्वा पॉलिसी उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की, जिस वजह से जनता दल के कुछ वोटर ये समझे कि बीजेपी को अब अगर काउंटर करना है तो कांग्रेस जनता दल से बेहतर ऑप्शन है, और जनता दल के वोटर्स कांग्रेस की तरफ गए। फिर इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि चलें बीजेपी के वोट शेयर में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं हुई, लेकिन एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था जिस तरह मोदी जी ने बड़ी कैंपेन्स की थी कर्नाटका में कि उसके वोट शेयर में इजाफा होगा, और सारे इंडिया में एक वेव चली हुई है इस वक्त हिंदुत्वा की, और ज़्यादातर जगहों पर यही नज़र आ रहा है कि मोदी जी एक वेव ऑफ पॉपुलैरिटी को राइड कर रहे हैं। तो कर्नाटका में आखिर उनकी वेव स्टाइफल क्यों हो गई? उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उस पर करप्शन का टैग लग गया था। कांग्रेस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक कैंपेन चलाई, उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट को 40% गवर्नमेंट कहना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ जैसे जरदारी साहब मिस्टर 10% के तौर पर मशहूर थे, कर्नाटका में ये बात मशहूर हो गई कि कोई भी ठेका या टेंडर होता है तो 40% उसमें कमीशन रिश्वत के नाम पर जो है वो बीजेपी के मिनिस्टर्स और उनके मेंबर्स ऑफ असेंबली और उनके अहलकार खा जाते हैं। तो उसको एक 40% गवर्नमेंट का जो टैग लगाया गया वो बीजेपी पर भारी पड़ा। इसके अलावा बीजेपी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल नहीं कर सकी, इस वजह से भी उनकी पॉपुलैरिटी में कमी वाक़ई हुई। उन्होंने वही पुराना एक जो उनका राग है वही वो अलापते रहे कि जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक एंटी मुस्लिम मुहिम उन्होंने जारी रखी, जिस वजह से जो कट्टर हिंदुत्वा वोटर है उसका वोट उनके लिए सॉलिडिफाई रहा, लेकिन इसके अलावा उन्हें किसी ने वोट नहीं दिया। इसके अलावा मोदी जी ने भी इन्हीं लाइन्स पर कैंपेन की। अभी एक एंटी मुस्लिम फ़िल्म केराला स्टोरीज़ के नाम से लॉन्च हुई है, जिसमें मुसलमानों को बहुत बुरी तरह डीमोनाइज़ किया गया है। ख़ास तौर पर यह बताया गया है कि किस तरह मुसलमान ख़ास तौर पर हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश करते हैं। उसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उस फिल्म में कोई सच्चाई है, लेकिन उस फिल्म के ज़रिए हिंदुओं के जज्बात को बरफ़रोख्ता करने की कोशिश ज़रूर की गई। तो यही पुरानी प्ले बुक बीजेपी निकाल कर लाई, लेकिन अभी कर्नाटका में ये प्ले बुक फेल हो गई और कर्नाटका में उनको इलेक्शन में शिकस्त हो गई। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इम्प्लीकेशंस की कि इंडिया में अगले साल एक नेशनल इलेक्शन भी होना है। मोदी जी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी के लिए दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, तो उस पर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? क्या कांग्रेस वाकई बीजेपी को चैलेंज कर सकती है? जो चीज़ अगर हम लॉजिकली देखें तो कांग्रेस जो है वो कर्नाटका में पहले भी स्ट्रांग थी, तो इस कर्नाटका के इलेक्शन से ये कोई नतीजा निकालना कि कांग्रेस बाजी पलटने वाली है, कोई इतना दुरुस्त एनालिसिस ना होगा। ख़ासतौर पे जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं जिनमें बल्क ऑफ द सीट्स हैं, जैसे यूपी है या मध्य प्रदेश है या हरियाणा है, इन स्टेट्स में बीजेपी इज़ स्ट्रॉन्ग। फिर एक और भी चीज़ है, कर्नाटका में जो कांग्रेस की फतह थी उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन लोकल इश्यूज़ पर की और बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन नेशनल इश्यूज़ पर की। उनका जो एक हिंदुत्वा का नज़रिया है वो भी इंडिया को एज अ होल एक नेशनल नैरेटिव है, जबकि कांग्रेस ने ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर किया कि लोकल इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है। तो लोकल इलेक्शन में तो ये चीज़ फ़ायदा दे जाती है, लेकिन जो नेशनल इलेक्शन है उसमें ये चीज़ फिर उल्टी हो जाती है। जैसा कि पिछली दफ़ा भी देखा गया कि 2018 में बीजेपी को 36% वोट मिले और टोटल 100 सीटें मिली, लेकिन जो
उनकी लोकसभा का इलेक्शन था, कौमी असम्बली का इलेक्शन था, उसमें 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीत गई थी। तो नेशनल और लोकल इलेक्शंस में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन उसके बावजूद अ विक्ट्री इज़ अ विक्ट्री, डिफीट इज़ अ डिफीट। और काफ़ी अरसे बाद इतनी बड़ी डिफीट हुई है एक सिग्निफिकेंट स्टेट में नरेंद्र मोदी को, और अब पांचों जो जनूबी रियासतें हैं, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उनमें किसी किस्म की बीजेपी की अब कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रही। बाकी 4 जो स्टेट्स थी उनमें तो बीजेपी की पहले भी कोई पावर नहीं थी, सिर्फ कर्नाटका एक वाहिद स्टेट थी जिसमें बीजेपी का कुछ जोर था। तो अब उसमें भी बीजेपी की गवर्नमेंट हट गई है। तो साउथ में एक जो है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ अगर इस वक्त जो है अपोजिशन पार्टीज़ मिलकर कैंपेन करें तो उन्हें नेशनल इलेक्शन में डिविडेंड्स हो सकते हैं। और यही मेन नुक्ता है जो मैं बयान करना चाहूँगा कि अगर अपोजिशन पार्टीज़ ने इंडिया में मोदी को चैलेंज करना है तो उन्हें आपस में बड़ी जहानत के साथ, बड़ी अपनी ईगोज़ को साइड पर रख कर एक सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिस जगह कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर कांग्रेस को मिलेगा। बंगाल में अगर ममता बनर्जी की पार्टी जो तृणमूल है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसको जो है वो ज़्यादा सीट्स देनी होंगी। इस तरह अगर ये आपस में मुत्तहिद होकर चलेंगे तो शायद ये बीजेपी को इस वक्त कोई चैलेंज दे सकें, वरना तो ये चैलेंज भी नहीं दे सकेंगे। और जिस तरह पिछले इलेक्शन में 70% से भी ऊपर सीटें बीजेपी का अलायंस जीत गया था, इस दफ़ा भी इसी तरह की एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मोदी साहब को मिल सकती है अगर अपोजिशन अभी जागती नहीं है। जो कुछ होपफुल साइंस हैं वो ये हैं कि जो कांग्रेस के बाहर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल या सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल एंटी मोदी पॉलिटिशियन समझी जाती हैं, बंगाल की लीडर ममता बनर्जी, उन्होंने ये बात कही है कि हम जो है वो इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि कांग्रेस को एक एंटी अपोजिशन अलायंस के साथ, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो, हम भी शामिल हो, हम बीजेपी का मिलकर मुकाबला करें। और हर जगह उन्होंने जो स्ट्रेटजी बताई वो यही है कि लोकल जमातों को टिकट दिए जाएंगे तो वो बीजेपी का मुकाबला फिर भी कर सकेंगी। तो अगर कांग्रेस अपनी कांग्रेस की थी तो वो स्ट्रेटजी अब नहीं चलेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन इस वक्त इस बात को मैं कहूँगा कि मोदी जी अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में हिंदुत्व का फीवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्नाटका में उन्हें एक शिकस्त हुई है, लेकिन अभी 4 लोकल इलेक्शंस और भी हैं, उनको भी हम गैर नज़र से देखेंगे। और जब वो इलेक्शंस मुनक़िद होंगे तो इंशाल्लाह नाजरीन को उनका एनालिसिस भी पेश करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि नेशनल इलेक्शंस में क्या होता है। और यहाँ पर आखिर में मैं छोटी सी बात करूँगा पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान पर इस इलेक्शन डिफीट का क्या असर हो सकता है मोदी साहब की। तो वो ये है कि सिंपल सी बात है कि अगर तो मोदी जी भी इस बात पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेते कि कर्नाटका में हो गया ठीक है, हमारा वोट शेयर भी ठीक है, कोई इनसिक्योर वो फील नहीं करते, तो फिर तो कोई ख़ास मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मोदी जी ये फील करते हैं कि नहीं, ये डिफ़ीट सिग्निफिकेंट डिफ़ीट थी और हमें अब अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ आउट ऑफ द वे काम करना पड़ेगा, और फिर वो अगर वो अगले रीजनल इलेक्शंस में भी उनको शिकस्तें होती हैं तो शायद ये ख्याल उनके जहन में ज़ोर पकड़ जाए, तो फिर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को पुलवामा टाइप ड्रामा दोबारा भी लॉन्च कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे बदकिस्मती से मुल्क में मुकम्मल तौर पर एक कशाकशी का दौरा है और मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान इख्तलाफात खुल कर सामने आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हो रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, अवाम में एक बददिली की सी कैफियत है, अवाम और फ़ौज के दरमियान एक गल्फ भी नज़र आ रही है। तो ऐसे मौके पर मोदी जी ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करके पॉपुलैरिटी बढ़ाना एक बड़ा सक्सेसफुल प्लॉय वो इसको समझ कर लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसा कि इकबाल ने कहा है कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। तो हमें जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मोदी जी दे सकते हैं अपने इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट्स को बढ़ोतरी देने के लिए। तो इस वक्त चौकस रहने की ज़रूरत है और पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि हम लॉ के अंडर, अपने नज़रिए के अंडर मुत्तहिद हो सकें और मोदी साहब की साजिशों का और उनकी जो एक नापाक अज़ाइम है उनको नाकाम बना सकें। और डॉक्टर हसन बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।